नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर 2023 के एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद है वो सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी आप देखिएगा ज़रूर। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको एसएससी एमटीएस सीजीएल और 10+ वो सीजीएल और सीएचएसएल तीनों जो एसएससी एग्ज़ाम हुए थे अभी हाल ही में 2023 में, उन सभी के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमने वो टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ डाल दी है। उसमें 1800 से प्लस क्वेश्चन उस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं। वहाँ से क्वेश्चन है वो बार बार बन रहे हैं। सभी शिफ्टों में हमने एनालिसिस किया है कि 10 से 12 क्वेश्चन है वो वहाँ से पूछ रहे हैं। तो वो पीडीएफ आप ज़रूर देखिएगा जो आपको टेलीग्राम पे है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज की, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है। ये क्वेश्चन है वो एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है, हमने बहुत बार इसके बारे में बात की है। तो अम्बुबाची मेला है वो कामाख्या मंदिर में लगता है। बात करें कामाख्या मंदिर की तो ये कहाँ पे है, तो ये कामाख्या मंदिर है वो अम्बुबाची मेला है वो असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है। तो असम राज्य के गुवाहाटी वो जो कि ज़िला है वहाँ पे कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे ये मेला लगता है। और यह मेला है वो वार्षिक हिंदू मेला है, वो जून के मध्य में आयोजित किया जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी अपने उच्चतम प्रवाह पर होती है तब यह मेला लगता है। यह मेला है वो 4 दिनों तक चलता है और लाखों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। और 2023 में है वो अम्बुबाची मेला है वो 22 जून से शुरू हुआ था और 26 जून तक चला था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अल नीनो से आप क्या समझते हैं। तो अल नीनो है ये गर्म जल धाराएं हैं। बात करें इनके बारे में कंप्लीट, तो अल नीनो एक जलवायु घटना है जो कि पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने का प्रतिनिधित्व करती है। और यह घटनाएं है वो भूमध्य रेखा के पास प्रशांत क्षेत्र में पानी के तापमान में बदलाव के कारण होती है। अल नीनो के कारण है वो समुद्र की सतह का तापमान है वो सामान्य से बहुत अधिक ऊपर हो जाता है और यह तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। तो ये अल नीनो के बारे में आप जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी थी। तो भारत की है वो 132वीं रैंक थी। बात करें इसके बारे में कंप्लीट, तो UNDP द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट में भारत है वो 130वें स्थान से फिसल कर 132वें स्थान पर आ गया है। तो इसका मतलब 2021 में है वो भारत का स्थान था 130वां और 2022 में वो 132वां था। और भारत ने है वो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान में 0.645 से 0.642 तक की गिरावट दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है कि 1928 में है वो HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो इसकी स्थापना है वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। और इसके बारे में बात करें तो HSRA की स्थापना वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापा ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमीन का वो परमाणु क्रमांक क्या है। तो बात करें ब्रोमीन के परमाणु क्रमांक की, एटम नंबर की, तो ब्रोमीन है वो गहरा लाल रंग, तो इसके वह 35 है वो परमाणु क्रमांक है। बात करें ब्रोमीन के बारे में और कंप्लीट, तो ब्रोमीन है वो गहरा लाल रंग लिए तीक्ष्ण गंध का द्रव्य है। इसके वाष्प का रंग है वो लाली लिए भूरा होता है। इसका संकेत है वो Br से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यह इसकी परमाणु संख्या है वो 35 है। परमाणु भार है वो 79.909 है। गलनांक है वो 7.20 से क्वथनांक डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक है वो 580 डिग्री सेल्सियस है और घनत्व है वो 3.12 ग्राम है। तो ये ब्रोमीन के बारे में कंप्लीट जानकारी थी, लगता है आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का संबंध है वो किस भारत शासन अधिनियम से था। तो इसका सही उत्तर है कि
भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आया था उसमें डीपीएसपी के बारे में बात की गई थी, वहाँ से इसको लिया गया है। बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है, जिसे स्पेन के संविधान से भाग लिया गया है। तो आयरलैंड में कहाँ से लिए गए हैं? स्पेन से। और भारत में कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है वो विधानमंडल और कार्यपालिका तथा क्षेत्रीय और अन्य अधिकारियों के समक्ष एक मानदंड रखना है जिस पर उसकी सफलता और असफलता की जांच की जा सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रो फाइनेंस इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए उधार प्रणाली है। इसके बारे में दूसरे शब्दों में समझे हम तो माइक्रो फाइनेंस है वो जिसमें किसी व्यक्ति को स्वरोजगार बनाने या छोटे व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए दिया गया बहुत छोटा ऋण शामिल होता है, तो इसे माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान ने वो कबड्डी विश्व कप कब जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि कबड्डी विश्व कप 2022 है वो पाकिस्तान ने जीता था। बात करें कंप्लीट कबड्डी विश्व कप की, तो कबड्डी विश्व कप की विजेता है वो भारत है, वो 2013, 14 और 16 में बनी थी, जबकि पाकिस्तान है 2020 में बनी थी। भारत ने कबड्डी में है वो अब तक 9 बार खिताब जीता है। उन्होंने कबड्डी स्टैंडर्ड स्टाइल में 3 बार और कबड्डी सर्कल स्टाइल में 6 बार मेडल जीता है, तो विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोंगी मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र से। और इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो सोंगी मुखौटा नृत्य है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। यह नृत्य है वो चैत्र मास की पूर्णिमा पर देवी की पूजा के साथ किया जाता है और इस नृत्य को 2 कलाकार नरसिंह का मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है और महाराष्ट्र में होली के बाद यह नृत्य उत्सव मनाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि इस दिन वो संविधान लागू हुआ था भारत का और इसके साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। कि गणतंत्र मतलब होता है कि जनता का शासन। बात करें कि इसके पीछे का क्या है, तो ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू हुआ था 26 जनवरी 1930 को और इस तिथि को महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही चुना था। और 1950 में इसी दिन है वो संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था और तब से लेकर अब तक 26 जनवरी को गणतंत्र मनाते हैं। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 74 यानी 74 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का होना अनिवार्य है, मतलब मंत्रिपरिषद होगा, ये अनुच्छेद 74 में है। और इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 74 में है वो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 75 में है वो मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन व भत्ते से संबंधित है, उसका संबंध है वो अनुच्छेद 75 से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा युवराज सिंह। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन होगा, पूछा गया था कि भारत में कितने नृत्य को हिंदुस्तान क्लासिकल संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा 9 नृत्यों को वो मान्यता प्राप्त है। बात करें इसके बारे में तो भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार है वो 9 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी भारतीय कला संरक्षण के लिए मुख्य संगठन 8 को मान्यता देता है। ये 8 नृत्य इस प्रकार हैं कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया और मणिपुरी। ये 8 नृत्य हैं जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और एक और नृत्य है जो कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने छऊ को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया है, जिसे कुल
9 शास्त्रीय नृत्य के रूप में बनते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी ने वो 8 मानते हैं, ये जो कि ये है। और भारतीय संस्कृति मंत्रालय यानी कि हिंदुस्तान क्लासिकल संगठन है, उसने वो एक 6 को मान्यता और दी है। तो 8 तो ये और ये 9 ये कुल लोक शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंबई से लेकर गोवा तक कौन सा तट है? तो इसका सही उत्तर होगा कोंकण तट है, वो मुंबई से लेकर गोवा तक है। और मुंबई से गोवा तक का तटीय मैदान है वो कोंकण तट कहलाता है। इस क्षेत्र में 3 खंड है। तट के ऊपरी भाग को कोंकण जो कि मुंबई और गोवा कहा जाता है, मध्य खंड को करावली कहा जाता है, जबकि दक्षिणी खंड को वो मालाबार तट कहा जाता है। तो ये पश्चिम का जो तट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने वो शास्त्रीय और लोक नृत्य रूपों के साथ यूरोपीय नाट्य तकनीकों को मिलाकर नृत्य की अपनी ही शैली बनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा उदय शंकर, जो कि महान नर्तक थे। बात करें इनके बारे में तो एक नए नृत्य का रूप नाम था जो हाय डांस रखने के बाद उन्होंने बाद में इसका नया नाम दिया और इसे रचनात्मक नृत्य कहा था। तो इसकी रचना है वो यूरोपीय नाट्य और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को मिलाकर एक नया नृत्य रूप बनाया था। उदय शंकर, जिनका जीवन काल 1900 से लेकर 1977 तक था, एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे जिन्हें नृत्य की सम्मिश्रण शैली बनाने के लिए जाना जाता है। उदय शंकर अपने उपन्यास, दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने के वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि WPL जो कि मुंबई इंडियंस ने वो हराया था, तो किसको हराया था? वो खिताब जीता था अपना WPL का पहला संस्करण। तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली को हराया था WPL में मुंबई ने। बात करें इसके बारे में तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हराकर जीता पहला महिला प्रीमियम लीग। और गेंदबाजों के बाद नताली का कमाल है, वो मुंबई इंडियंस की टीम ने महिला प्रीमियम लीग को पहले सीजन अपने नाम किया था। इस WPL यानी वुमेन प्रीमियम लीग में है वो सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में दिल्ली कैपिटल की मेग लेनिन को 8 मैचों में 51 से अधिक औसत के साथ है वो 310 से अधिक रन 310 रन है वो बनाए थे। तो ऑरेंज कैप है वो दिल्ली की मेग लेनिन के पास थी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो आप इसको स्टार लगा दीजिएगा। उत्तर दक्षिणी स्वर्णिम चतुर्भुज किसको जोड़ती है? कौन से शहर को जोड़ती है? तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के द्वारा है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इन 4 शहरों को जोड़ा गया है। इस परियोजना के तहत है वो 5846 किलोमीटर लंबी एक रोड है और 13 राज्यों से होकर यह गुजरती है। यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी है। और स्वर्णिम चतुर्भुज की आधारशिला है वो 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं इसकी नींव किसने रखी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में। तो ये उत्तर दक्षिणी जो है वो बहुत बार पूछ लिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज कि कितने शहरों को जोड़ती है, कौन कौन से शहरों को जोड़ती है, कितनी लंबाई है इसकी कब स्थापना हुई थी। तो ये कुछ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना है वो दूध से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। इसके तहत है वो जून 2023 में है वो ये योजना लागू की गई थी। उसका बजट है वो 1000 करोड़ के आसपास था और योगी आदित्यनाथ ने वो इसकी शुरुआत की थी और ये दूध को बढ़ावा देने के लिए योजना लागू की गई है। बात इंग्लिश की करें, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के हैं कि सिनोनिम ऑफ क्रोकोडाइल। तो इसका सही उत्तर होगा कि वार्म फ्रेंडली, ये इसका समानार्थक शब्द होगा। एक क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ एनॉर्मस, यानी कि एनॉर्मस का एंटोनिम यानी विलोम शब्द होगा कॉमन और लिटिल, ये ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन है, ये कल भी पूछा गया था कि ए पर्सन हु लव्स बुक या फिर वन हु लव्स बुक इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो पुस्तकों से बहुत प्रेम करता है उस व्यक्ति क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। एक क्वेश्चन पूछा गया था आइटम फ्रेज से कि आइटम ऑफ ए टी इन स्ट्रॉम कप, या इसका सही उत्तर होगा कि ए सिचुएशन इन विच पीपुल आर वेरी एंगर और अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। एक ऐसी सिचुएशन या कंडीशन जिसमें लोग हैं वो अपसेट हो और एंग्री हो
लेकिन उसका कोई तुक नहीं है उसको, जो कि व्यर्थ में ही वो अपसेट हो रखे हैं, कोई महत्वपूर्ण वो नहीं है महत्व। आज के सेकंड शिफ्ट की बात करें तो आज का सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न पूछा गया था कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध है वो कथक नृत्य से है। बात करें, एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि बिरजू महाराज का संबंध है वो कथक के कौन से घराने से था, तो इनका संबंध है वह लखनऊ के वो कालका बिदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। उनके पिता है वो अच्छद महाराज और चाचा शंभू महाराज देश के प्रसिद्ध कलाकारों में से थे। बात करें बिरजू महाराज को मिले पुरस्कारों के बारे में, तो बिरजू महाराज को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले थे, जिनमें से निम्न प्रकार शामिल हैं। उन्हें 1986 में है वो पद्म विभूषण मिला था, 1964 में है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, 1987 में है वो कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला था, 2002 में है वो लता मंगेशकर पुरस्कार मिला था, और 1986 में है वो नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला था, और उन्हें इसके अलावा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, SNA अवार्ड, संगम कला अवार्ड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डायरेक्टर की मानद उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो बात करें इसके बारे में, तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। यह उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है। 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक बनाने प्राप्त मान्यता दी थी। तो पंचायती राज की व्यवस्था वो मान्यता प्राप्त कहाँ हुई थी? 73वें संविधान संशोधन 1993 में। और बात करें इसके बारे में, तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 9 में है, तथा भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 में पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधान हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जल डमरू मध्य अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, तो इसका सही उत्तर होगा कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। बात करें इसके बारे में, तो यह एक संकीर्ण जल डमरू मध्य है जो कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यह यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को के बीच स्थित है। जिब्राल्टर जल डमरू केवल 14 किलोमीटर यानी कि 9 मील चौड़ा है। आप इस फोटो से समझ सकते हैं कि इधर यूरोप है और इधर वो अफ्रीका है, बीच में है वो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर है वो मेडिटेरियन महासागर, मेडिटेरियन सी है यानी कि समुद्र है। तो ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, बीच में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। अगला है कि एक क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन की भाषा ऐसी थी कि भरतनाट्यम, निम्न में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो भरतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर था कि मृणालिनी साराभाई। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इनका संबंध भरतनाट्यम और कथकली है। तो बात करें इनके बारे में, तो उन्होंने है वो प्रसिद्ध नृत्यांगना मीनाक्षी सुंदर पिल्लई से भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया था। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि मीनाक्षी सुंदर पिल्लई का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से, और ये मृणालिनी साराभाई की गुरु थी मीनाक्षी सुंदर पिल्लई। उन्होंने है वो पौराणिक गुरु थाकाजी कुंचुकुरम से कथकली के शास्त्रीय नृत्य नाटक में प्रशिक्षण लिया था। तो भरतनाट्यम के गुरु थी ये सुंदरम पिल्लई, और कथकली के थे वो थे गुरु थाकाजी कुंचुकुरुप। और मृणालिनी साराभाई के बारे में और बात करें तो उनके नृत्य के रूप में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री 1965 में मिला था, और पद्म भूषण वो 1992 में उन्हें पुरस्कार मिला था। और ये जो है वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है विक्रम साराभाई, आपने सुना होगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बहुत सारे हैं, तो ये उनकी धर्मपत्नी थी मृणालिनी साराभाई। बात करें, अगला क्वेश्चन है कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा कि यूराल पर्वत श्रृंखला है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है, और पश्चिमी रूस में
उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। यूराल पर्वत श्रृंखला है वो लगभग 2000 किलोमीटर लंबी है। आप इस चित्र के द्वारा, फोटो के द्वारा समझ सकते हैं कि इधर है वो एशिया है और इधर यूरोप है और बीच में है वो यूराल पर्वत श्रृंखला है। तो ये दोनों को अलग करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वुमेन हॉकी इंडोर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन है वो प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। और 2023 महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 5 से 11 फरवरी 2023 तक प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। नीदरलैंड ने फाइनल में ऑस्ट्रिया को हराकर अपना तीसरा समग्र खिताब जीता था। चेक गणराज्य ने कांस्य पदक के लिए मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हराया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का डाक चैनल है। तो ऑप्शन दिए हुए थे और भारत का डाक चैनल ऑप्शन दिया हुआ था। तो भारत के डाक चैनल के बारे में हम बात करें तो भारत का डाक चैनल है वो 6 है मुख्य रूप से। तो राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, 3 नंबर पर ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पेरियोडिकल चैनल, ये 6 है वो भारत के डाक के चैनल हैं। और बात करें और उनके बारे में तो मेट्रो चैनल है वो बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए डाक सेवाएं हैं और इन स्थानों के लिए डाक पत्रों को नीली रंग की पत्र पेटियों में डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व अंडर 20 महिला कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन है वो अम्मान, जॉर्डन में हुआ था। जॉर्डन के अम्मान शहर में हुआ था। और इसके बारे में बात करें तो 2023 विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 14 से 20 अगस्त तक जॉर्डन के अम्मान में आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता है वो अम्मान इंटरनेशनल स्टेडियम में हुई थी और प्रतियोगिता में पुरुष और महिलाओं दोनों की फ्री स्टाइल कुश्ती और पुरुषों की ग्रीको रोमन कुश्ती शामिल थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है। तो इसका उल्लेख है वो संविधान के मौलिक अधिकार में मिलता है। तो अनुच्छेद 32 है वो मौलिक अधिकार में है और अनुच्छेद 32 में लिखा है कि ये संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो इसका वर्णन है वो अनुच्छेद 32 में मिलता है। अनुच्छेद 32 के बारे में और बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत है वो संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो। और अनुच्छेद 32 के तहत गारंटी कृत अधिकारों को तब तक निलंबित नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई संविधान संशोधन न हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर ने है वो कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। तो अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है कि माधवपुर मेला है वो माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है। तो यह गुजरात में लगता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया गया है SSC-MTS के शिफ्ट में, तो ये दोबारा आ सकता है। इससे पहले कामाख्या मंदिर वाला पूछा था। और बात करें माधवपुर मेले के बारे में तो यह मेला है वो गुजरात के पोरबंदर जिले में माधवपुर गांव में हर साल आयोजित किया जाता है और यह मेला समुद्र के किनारे स्थित है। माधवपुर मेला है वो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है और यह मेला अप्रैल के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ए सुटेबल बॉय है उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो उस पुस्तक के लेखक है वो विक्रम सेठ हैं और यह उपन्यास जो है 1993 में प्रकाशित हुआ था और इसके लिखने में 25 साल लगे थे। और विक्रम सेठ है वो एक भारतीय उपन्यासकार और कवि हैं। उन्हें उनके उपन्यास द गोल्डन गेट 1986 और ए सुटेबल बॉय 1993 के लिए जाना जाता है। और ए सुटेबल बॉय भारत पर आधारित एक महाकाव्य प्रेम कहानी है। यह 4 मध्यम वर्गीय परिवारों मेहरा, कपूर, खान और चटर्जी के माध्यम से सामने आती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कनक रेले का संबंध है वो किस नृत्य से है। तो इनका कनक रेले का संबंध है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 है, उनमें से एक मोहिनी अट्टम नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, उनसे इसका संबंध है। और बात करें इनके बारे में तो कनक रेले एक भारतीय नर्तकी, कोरियोग्राफर और अकादमिक हैं और जिन्हें मोहिनी अट्टम के प्रतिपादन के रूप में जाना जाता है। वह नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापक, निदेशक और मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय के संस्थापक प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और उनका जन्म है वो 11 जून 1937 को गुजरात में
हुआ था। तो ये था कनक रेले के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया था आज कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है वो बांसुरी वादन से है। ये महान बांसुरी वादक थे। और आप ये पूछ सकते हैं कि इन्हें पुरस्कार कब मिला गया था? तो आप ये याद रखिएगा कि एसएससी वो पुरस्कार से प्रश्न बहुत बार पूछती है, जो बहुत बार क्या प्रत्येक बार ही पूछती है। तो आप जो भी आप बांसुरी वादन या फिर जो भी व्यक्ति महान व्यक्ति क्वेश्चन बनते हैं तो उनके बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ें आप। एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है जो कंप्लीट डिटेल उनके बारे में पढ़ लीजिए, आपको वहाँ से क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं मिलेगी आपको। वैसे भी हमने एक PDF दे रखी है आपको, उसमें लगभग 2000 से ज़्यादा 2000 के आसपास क्वेश्चन है, तो वो देख लीजिएगा। 2023 के जितने भी एसएससी एग्जाम हुए हैं उन सभी में है, सभी के एग्जाम के क्वेश्चन है वो उसमें इंक्लूड है, तो आप वो जरूर देखिएगा PDF। तो बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया का है वो 1992 में वो पद्म भूषण और 2000 में वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और बात करें अगला क्वेश्चन की, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है वो संतूर वादन से है। तो ये महान संतूर वादक थे। ये क्वेश्चन है वो एसएससी के लिए कॉमन क्वेश्चन है। ये प्रत्येक 2-4 क्वेश्चन 2-4 शिफ्ट छोड़ के वो क्वेश्चन पूछती है। ये शिव कुमार, हरिप्रसाद चौरसिया, जैसे कथक नृत्य से बिरजू महाराज, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है उनके लिए। तो बात करें संतूर क्या होता है, तो संतूर है वो एक लंबवत चतुर्भुज के आकार का एक डल सिमर यानी पियानो के प्रकार का छोटा सा बक्स बाजा होता है, जो अक्सर अखरोट की लकड़ी से बना होता है और इसमें 72 तार होते हैं जो कि नाजुक नक्काशीदार लकड़ी की मुगरी या मिलेट से टकराते हैं। तो ये संतूर होता है। तो इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है, संतूर वादक से। और बात करें कुछ महत्वपूर्ण वाद्य और वादक के बारे में, तो सारंगी है उसके महान वादक है वो उत्पालु श्रीनिवास है, और सितार के पंडित रविशंकर हैं, वीणा के है वो असद अली खान है, सारंगी के उस्ताद सुल्तान खान, तबला के उस्ताद जाकिर हुसैन, बांसुरी के है वो हरिप्रसाद चौरसिया। तो आप ये इतने याद कर लीजिएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एसएससी यहाँ से मतलब छोड़, यहाँ से मान लीजिए आप 3-4 शिफ्ट छोड़ के 1-2 दिन छोड़ के दोबारा प्रश्न पूछ ही लेती है। तो आप ये इतना ना याद जरूर करके कीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आपको PDF दे दी जाएगी आपको टेलीग्राम पे, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य का संबंध है वो किस राज्य से है? तो वैसे तो छऊ नृत्य है वो 2-3 राज्यों में है, लेकिन पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दिया हुआ तो इसका तो पश्चिम बंगाल इसका उत्तर हो जाएगा। बात करें छऊ नृत्य की, तो छऊ नृत्य है वो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में त्योहारों के दौरान किया जाता है। छऊ नृत्य की उत्पत्ति है वो पुरुलिया जिले से हुई है और फसल उत्सवों के दौरान यह किया जाता है। तो आपसे यही प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा नृत्य है वो फसल उत्सव के दौरान करते हैं? तो छऊ नृत्य है। और छऊ नृत्य के वो 3 प्रकार है, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। छऊ नृत्य है वो महाकाव्यों, स्थानीय लोक कथाओं और अमृत विषयों की प्रस्तुत करता है। पहले 2 प्रकार में मुखौटों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त है वो किसने शुरू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कब किया था? तो 1793 में। बात करें कि स्थायी बंदोबस्त क्या था कंप्लीट इसके बारे में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने है वो 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। स्थायी बंदोबस्त एक समझौता था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने के लिए एक स्थायी व्यवस्था के लिए किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था और उन्हें विरासत में जमींदारी अधिकार दिए गए थे। उन्होंने भूमि खरीदने और बेचने की अनुमति भी जमींदारों को दे दी थी। और स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य था वो इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करना था। तो ये स्थायी बंदोबस्त नीति थी, उसको किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। अगला क्वेश्चन है कथक नृत्य से संबंधित कलाकार कौन कौन है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, ये आप याद कीजिएगा। ये जो भी क्वेश्चन आपके नाम बता रहा हूँ मैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है।
तो कथक नृत्य के प्रमुख कलाकारों के बारे में बात करें, या फिर क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ था कि निम्न में से कथक से संबंधित कलाकार कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन था। तो हम बात करते हैं कथक के प्रमुख कलाकारों की। तो पंडित बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितार देवी, पंडित लक्ष्मण महाराज, पंडित कार्मिक राम, पंडित फुर्ती महाराज, फिरतू महाराज और पंडित कल्याणदास महंत, पंडित बरमनपाल। तो लगभग जिनके महाराज लगा हुआ हो या फिर जिनके अंत में महाराज लगा हो और पहले पंडित लगा हो, वो लगभग है वो कथक गाने से संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है। और कथक है वो उत्तरी भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ। कथक के शब्द है वो कथा से आया है जिसका अर्थ है कहानी। कथक के शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तरी भारतीय संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जूनियर पुरुष हॉकी कप 2023 है वो किसने जीता था। तो ये कप है वो इंडिया ने जीता था, यानी भारत ने जीता था। और भारत ने 2023 पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता और भारत ने वो फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। यह भारत का चौथा खिताब था। इससे पहले भारत ने है वो 2004, 2008, 2015 में भी जूनियर एशिया हॉकी कप का खिताब जीता था। पाकिस्तान ने 1987, 1992, 1996 में 3 बार टूर्नामेंट जीता हुआ है और भारत ने 4 बार जीत लिया है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है। तो यह है आत्मकथा है वो तो सलीम अली की आत्मकथा है। इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो द फॉल ऑफ ए स्पैरो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है वो सलीम अली की आत्मकथा है। अली ने है वो 1985 में अपनी आत्मकथा लिखी थी और अली ने अपनी आत्मकथा में बताया था कि कैसे बचपन में पीली गर्दन वाली गोरैया को मारने की घटना से उन्हें पक्षी विज्ञान की प्रेरणा मिली थी और यह एक असामान्य करियर चुनाव था, खासकर उस समय एक भारतीय के लिए। और अली ने अपनी आत्मकथा में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में भी लिखा है जिसमें संरक्षण से संबंधित गतिविधियों की महत्ता का उल्लेख किया है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है कि रिखम पाड़ा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका संबंध है वो अरुणाचल प्रदेश से है। कुछ महत्वपूर्ण राज्यों से कुछ महत्वपूर्ण जो कि नृत्य दिए हुए हैं, ये आपको जब बताने बैठूंगा तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा राज्यों का और उसके आगे जो नृत्य दिए हुए उनका। तो आप स्क्रीनशॉट या तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, या फिर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से, वहाँ से जाके आप इसको सारे को देख लीजिएगा। इतना बताऊंगा तो आपको कम से कम 2 से 5 मिनट खराब हो जाएंगे, तो आप जरूर पढ़िएगा, आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा। मैं PDF में प्रोवाइड करवा दी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 19D है वो किससे संबंधित है। तो इसका संबंध है वो निवास करने, भारत में है वो निवास करने और बस जाने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। तो ये है वो स्वतंत्रता के अधिकार को संबंधित है अनुच्छेद 19 से। तो इसके अनुच्छेद 19D के तहत है वो भारत का कोई भी व्यक्ति है वो कहीं भी कोई से भी राज्य में जाकर निवास कर सकता है और वहाँ पे जाके बस सकता है। कुछ जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ थोड़ा अलग है धारा 370 के तहत या फिर कुछ और, लेकिन बाकी सभी राज्यों में है वो प्रत्येक व्यक्ति जाके बस सकता है और निवास कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य कौन नामित करता है। तो राज्यसभा के सदस्य वो राष्ट्रपति नामित करते हैं। बात करें इसके बारे में कंप्लीट तो भारत के राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित करते हैं। इन सदस्यों को नामित सदस्य कहा जाता है और भारत राज्यसभा में है वो अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। 10 सदस्य है वो राष्ट्रपति है वो कला एवं अलग क्षेत्र होते हैं वहाँ से नामित करता है और 2 है वो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन जो व्यक्ति होते हैं उन्हें नामित करता है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से राजस्व व्यय का उदाहरण है, यानी राजस्व यानी सरकार के द्वारा सरकार के जो भी धन होता है उससे व्यय होता है, उसका उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन में था कि कर्मचारियों को जो वेतन देते हैं, जो सरकारी व्यक्ति होते हैं सरकारी कर्मचारी उनको तनख्वाह देते हैं, तो वो सरकार के खजाने से दी जाती है, तो उसे राजस्व व्यय कहते हैं। बात करें राजस्व व्यय की कुछ उदाहरण की, तो राजस्व व्यय के कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे
कर्मचारियों को वेतन देना, मजदूरी, पेंशन जैसे विधवा पेंशन और जो ओल्ड पेंशन, जो पेंशन होती है जैसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन, सब्सिडी, ब्याज का भुगतान, संपत्ति की मरम्मत और रखरखाव, उपयोगिता खर्चे, बिक्री का खर्चे, किराए का खर्च, ये सभी है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। राजस्व व्यय है वो किसी परिसंपत्ति को हासिल करने या खरीदने के लिए उपयोग की जाने वाली लागत से भिन्न है। राजस्व व्यय वो दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक अल्पकालिक व्यय है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो 1906 में है वो स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कि 1906 में जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें है वो स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। और किसने किया था और क्या किया था, तो इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो दादा भाई नौरोजी है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे। उन्होंने स्वराज की मांग राष्ट्रीय मांग के रूप में मांगा था और कलकत्ता अधिवेशन तो था उसमें उसकी मांग उठी थी। और स्वराज का अर्थ है कि स्वशासन। नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज का व्यक्त किया था। स्वराज शब्द का पहला उद्घोष है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष ने भी स्वराज की बात कही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि भारत के टॉप राज्यों में से निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है या फिर है। क्वेश्चन की भाषा हमें क्लियर नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था भारत के टॉप गरीब राज्य हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन था। तो बात करें भारतीय टॉप गरीब राज्यों की, टॉप 10 गरीब राज्यों की, तो बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के टॉप 10 गरीब राज्य हैं। बात करें बिहार की तो बिहार है वो उच्चतम जनसंख्या घनत्व है, यानी कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, कम साक्षरता दर है, सबसे कम अपर्याप्त बुनियादी ढांचे हैं, खराब प्रशासन और समिति औद्योगिक विकास जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बिहार को। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है, तो बिहार का है। सबसे कम साक्षरता दर जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो भी बिहार है। तो ये बातें हैं वो बिहार के बारे में है जो नेगेटिव बातें हैं। बात करें केरल की तो केरल है वो 0.55% के साथ लगातार दूसरी बार देश का सबसे कम गरीब राज्य बनकर उभरा है। केरल का एर्नाकुलम जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जहां शून्य गरीबी है, तो केरल सबसे टॉप पे है। बात करें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन की तो एक क्वेश्चन था कि मिस स्पेल्ट ऑफ कॉम्पिटेंट है, तो कॉम्पिटेंट की स्पेलिंग दी थी और इसका सही मीनिंग पूछा था कि क्या सही स्पेलिंग होगा। अगला क्वेश्चन था कि मिस स्पेल्ट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड, तो इसका कुछ सही मीनिंग पूछा था। अगला क्वेश्चन था कि आइटम ब्रेथ से कि आइटम ऑफ बी लाइक चाल्क एंड चेस, तो इसका उत्तर होगा कि बी अनेबल टू जज और अप्रिशिएट इम्पोर्टेंट डिफरेंस। अगला क्वेश्चन था कि वन वर्ड अबाउट रिलीजियस स्टडी, यानी कि जो धर्मों की स्टडी होती है, धर्मों के अध्ययन होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो धर्मों के अध्ययन के बारे में जो अध्ययन स्टडी होती है उसे कहते हैं थियोलॉजी कहते हैं, धर्मों के स्टडी, रिलीजन स्टडी को कहते हैं। एक क्वेश्चन था कि एंटोनियम ऑफ पीरियोडिक का मतलब होता है नियतकालिक, तो इसका एंटोनियम यानी विलोम शब्द होगा कंसल्टेंट अनयूजुअल, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है, आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमसे जो क्वेश्चन छूट गए हैं, हमने लगभग सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, फिर भी कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं या फिर आपका कुछ ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से जाके वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। और एक और बात, जो विद्यार्थी आगे एग्जाम है तो वो ये PDF जरूर देखिए जाइएगा। और हमने वो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे 2023 में SSC के, उन सभी का एक PDF बनाया है, सेपरेट एक बड़ा PDF बनाया है। उसमें लगभग 1800 से ज़्यादा क्वेश्चन की हमने बात की है, तो वो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा, वो PDF देखा जाइएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी पिन की हुई। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
उस PDF से है वो 10 से 12% आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अभी लास्ट टाइम बचा है, तो जितना याद आपने किया है वो उतना काफ़ी होगा। और वो PDF देख लेंगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा सारे क्वेश्चन, और आपको पता भी चल जाएगा कि पैटर्न क्या है और क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं। तो उसी से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार।